इस चैनल का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता पैदा करना, समाज में एकता स्थापित करना और अंधविश्वास, जातिवाद और कुरीतियों के खिलाफ लड़ना है। यह चैनल YouTube के सभी नियमों का पालन करता है। Knock knock. Who's there? I'm Thought. Thought who? My existence is from your past and your future will be from my present. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉक नॉक में। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हमारी सीरीज चल रही थी कि हमारा जन्म हुआ है तो हमें एक दिन मर ही जाना है, तो फिर इस जीवन का मकसद क्या है। आज हम इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। तो साथियों, टॉपिक के तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। तो इस जवाब के निर्णय तक पहुँचने के लिए एक पूरा हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया था। हर एक छोटी से छोटी बातों को समझा और उनको प्रमाणों के साथ में, तथ्यों के साथ में, एपिसोड बाय एपिसोड इस केस स्टडी को आपके सामने रखा है। तो मैं सभी एपिसोड्स की प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक सेपरेटली सुनना है तो आप उसको लिंक को क्लिक करके फिर से सुन सकते हैं। और साथियों, इन सब बातों के दौरान मैंने एक अपने लेवल पे सर्वे भी किया था, तो इसे ध्यान में रखकर आज हम इस सीरीज को कंक्लूड करेंगे। किसी की भावनाएं आहत करना हमारा मकसद नहीं है, बस सच को जैसे कि जैसे हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और सच हमेशा कड़वा होता है। आज एक एपिसोड में आपके काफ़ी सारे भ्रम दूर होने वाले हैं जो बचपन से हमने पाल रखे हैं। तो चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और जानते हैं इस जीवन का मकसद क्या है। थोड़ा कोशिश कीजिए कि इसे ध्यान से सुने, अदरवाइज क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखिए साथियों, कि जब हमारा जन्म होता है तो हमें विरासत में कुछ मिले ना मिले, एक चीज़ हमें बचपन से मिल जाती है, और वो है हमारा धर्म। इसी धर्म में, रीति रिवाजों में हम पलते बढ़ते हैं, वैसे ही हमारी सोच डेवलप होते जाती है। इसीलिए हमने सभी धर्मों के बारे में प्रीवियस एपिसोड्स में जाना था। उन धर्मों के अनुसार दुनिया कैसे बनी, मानव कैसे बने, उन धर्मों के अनुसार में हमारे जीवन का मकसद क्या है, इन सभी बातों को हमने जाना था। और फिर हमने साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिग बैंग को समझा, ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव की उत्क्रांति को समझा। उम्मीद है कि आपने वो सभी एपिसोड देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे दी है, तो आपने उसमें से जो एपिसोड्स नहीं देखे हैं उसको आप टॉपिक चूज करके फिर से देख सकते हैं। तो साथियों, अभी कंपैरिजन आपके सामने है, रिलीजन वर्सेस साइंस। तो आप अपने तर्कशील विवेक बुद्धि से सोचें। तो चलिए अब जानते हैं इंटेंशन ऑफ लाइफ, हमारे इस जीवन का मकसद क्या है। साथियों, इस सवाल का जवाब तो आपने कई सारे स्पिरिचुअल बाबाओं से सुना ही होगा, और वैसे भी हमारे देश में बाबाओं की तो कोई कमी है ही नहीं। और जो आजकल आप देखिए, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये भी मोटिवेशन देते देते धीरे से एक अध्यात्मवाद का इंजेक्शन दे ही देते हैं, और ऑडियंस को भी इस बारे में कोई सवाल नहीं पड़ता है। वैसे भी हमारे देश में भक्तों की कमी नहीं है, वो हर किसी के भक्त बन जाते हैं। हमारे जीवन का मकसद मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर अल्लाह का ध्यान, इस तरह की धार्मिक बातें तो आपने सुनी ही होगी। पर जब मैंने अपने लेवल पे एक सर्वे किया था तो मुझे रिजल्ट कुछ और ही मिला। जैसे मैंने सर्वे इस तरह का किया था कि जैसे मैंने 25 अलग अलग लोगों से राय ली। जैसे कि कोई धार्मिक लोग थे, कोई शराबी थे, कोई स्टूडेंट्स भी थे, और बिजनेस पर्सन से भी मैंने पूछा। इवन मैंने प्रोस्टिट्यूट से भी राय ली, और मुझे भिखारी से भी राय लेनी थी, पर मुझे कोई भिखारी यहाँ मिला नहीं। पर वो जो होते हैं ना, इंटॉक्सिकेशन में पड़े होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, रास्ते पर पड़े होते हैं, उन लोगों से भी मैंने पूछा, और वो बहुत फनी थे। और इन लोगों से मैंने वही सवाल पूछा कि ये जीवन हमें मिला है और एक दिन हमें मर ही जाना है, फिर इस जीवन का मकसद क्या है। तो आपको यकीन नहीं होगा साथियों, इन 25 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों ने रिलीजियस आंसर दिए, धार्मिक जवाब दिए। वो थे कि जैसे 2 लोगों ने कहा कि अल्लाह की इबादत करना, और एक ने कहा परमात्मा को पाना।
अदरवाइज सभी के आंसर अनुमान एक जैसे ही थे। उनके आंसर ऐसे थे जैसे कि मरने के बाद क्या होगा किसने देखा है, ये लाइफ मिली है मस्त एंजॉय कर लो, जीवन जीने का नाम है, अच्छे इंसान बनो, एक लाइफ मिली है कुछ ऐसा कर लो कि मरने के बाद में भी दुनिया में आपका नाम रहे। और सबसे फनी पार्ट ये था कि वो जो नशेड़ी था, वो जो रास्ते पे पड़ा हुआ था, जब मैंने उससे ये सवाल पूछा तो उसने पहले मुझे 1 पाउंड मांगा कि जैसे कि पहले मुझे पैसे दो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने उसे 1 पाउंड दिया तो फिर बाद में उसने कहा कि यार मैंने कभी इस बारे में ना तो कभी सुना है और ना कभी सोचा है, फिर भी अगर आप मुझे और थोड़े पैसे दोगे तो मैं कुछ स्टफ मंगाता हूँ, रात में अपन दोनों बैठ के पियेंगे, शायद आपको आपका आंसर मिल जाए। अब आप थोड़ा इन आंसर्स पर ध्यान दीजिए। इन सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं, पर यह सब सटीक जवाब नहीं है। जैसे कि हमें इन आंसर से ये पता लग सकता है कि जीवन कैसे जिया जाए, पर हमें इस बात का पता नहीं लगता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है। तो चलिए साथियों, अब हम इसे थोड़ा तार्किक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम थोड़ा साइंटिफिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हमने देखा था कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हमने बिग बैंग की थ्योरी समझी थी, और ह्यूमन इवोल्यूशन जो मानव उत्क्रांति का सिद्धांत है, इस थ्योरी को भी समझा था। साथियों, आज हम जहाँ पर है, लाइक जो आज हमारी सिविलाइजेशन है, जितनी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं, अच्छी बुरी घटनाएं, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा मोबाइल, लैपटॉप, हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, इस वक्त आपको जो भी चीज़ें अपने आंखों से दिख रही है, वो सब जिस तरह के हमने कपड़े पहने हैं, हम कैसे खाते हैं, कैसे बात करते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें, मेरा कहने का मतलब है कि एक जीवन जीने का तरीका आज हमारे पास है, एक जीवन जीने का ढंग है, और ये तरीका हमें किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यहोवा ने नहीं दिया है। ये सब एक इवोल्यूशन की प्रोसेस से आया है, ये सब हम इंसानों ने बनाया है। देखिए, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि आज हम जो कुछ भी है, जैसे भी है, ये हमारे पूर्वजों के वजह से है, और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां है वो सब हमारे वजह से होगी। वो कैसे जिएंगे, कैसे दिखेंगे, उनकी सिविलाइजेशन क्या होगी, वो सब डिपेंड करता है आज हम लोगों पे। इससे एक बात तो तय है कि हमारा जन्म सिर्फ पैदा होकर और आगे और बच्चे पैदा कर कर जिंदा लाश के जैसा जीकर मर जाना नहीं है। अब यहाँ हमें अपने सवाल का जवाब मिल जाता है कि हम सब इस इवोल्यूशन का हिस्सा है, और हमारे जीवन का मकसद है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा समाज तैयार करना जो हमसे भी अच्छा हो और वो सुरक्षित जीवन जी सके। अब कोई यहाँ ये सोच रहा होगा कि यार मेरे अकेले की वजह से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मुझे तो मुश्किल से 50 लोग भी नहीं पहचानते हैं, जॉब से घर और घर से जॉब, वाइफ और बच्चे, बस इतनी ही मेरी लाइफ है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ा दोस्तों के साथ में चिल कर लेता हूँ, थोड़ी टूरिज्म कर लेता हूँ, थोड़ा खा पी लेता हूँ, बस इतनी मेरी लाइफ है। तो मेरे अकेले के वजह से आने वाली दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसे भी हम तार्किक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, वो आसपास 4500 साल पूर्व की है, जिसकी हम आज तक लिपि तक नहीं पढ़ पाए हैं। और उस सभ्यता की हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली है, वो मिली है बच्चों के खिलौनों से। इसलिए साथियों, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक बात समझिए कि जैसे जीवन हम आज जी रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास बनने वाला है, और हर एक इंसान से समाज बनता है, और ऐसे ही समाजों से मिलके एक देश बनता है। तो चलिए साथियों, अब हम थोड़ा आज के रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सिर्फ भारत के बारे में बात करें तो देखिए कि हमारा जन्म होते ही हम कई भ्रम के साथ में बड़े होते हैं, यानी कि ऐसी बातें जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, फिर भी हमारी पूरी उम्र निकल जाती है ऐसे बातों में। तो आइए कुछ पॉइंट्स को हमें यहाँ समझना होगा और इन भ्रम से बाहर निकलना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है स्यूडो साइंस, छद्म विज्ञान, यानी कि ऐसी बातें जो सुनने में लगती है कि ये बड़ी साइंटिफिक है, पर ये सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए होती है, हमें मूर्ख बनाने के लिए होती है।
जैसे कि क्या करते हैं लोग के बड़े बड़े साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स, डीएनए, जेनेटिक, बैक्टीरियाज, और इसके नाम पर अपना झूठ परोस देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि आजकल जो बाबागिरी का बिजनेस है, इसमें काफी कंपटीशन बढ़ गया है और चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि आजकल लोग पढ़ते लिखते हैं, इंटरनेट का ज़माना है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल पे होती है, तो लोग थोड़े समझदार होते जा रहे हैं। पर ये बिजनेस है, जैसे डिमांड होती है वैसे ही सप्लाई करना पड़ता है, तो ये चैलेंजेस है बाबाओं के सामने। तो आजकल आपने देखा होगा कि नए नए जो बाबा आ रहे हैं मार्केट में, वो इंग्लिश में बात करते हैं, वो ऐसी साइंटिफिक बात करते हैं और हमें झूठ परोसते हैं। जैसे कि आपने एक नया नाम अभी सुना होगा, जग्गी वासुदेव या फिर जाकिर नायक, और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ये भी एक नए तरह के बाबा ही है। ये भी अपने भक्त ही बनाते हैं और ये काफ़ी झूठ परोसते हैं सूडो साइंस के नाम पर। ऐसे कई सारे बाबा आजकल हो गए हैं। एक 12th साइंस में पढ़ने वाला लड़का या लड़की अगर थोड़ा भी ध्यान से सुने तो इन बाबाओं का झूठ वो 1 मिनट में पकड़ ले। पर साथियों, रियलिटी ये है कि ऐसा होता नहीं है। IIT, IIM में पढ़ने वाले लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ऐसे बड़े बड़े लोग भी इन बाबाओं के चक्करों में आ जाते हैं। और इसका कारण यही है कि हमारा जन्म होते ही हम कई सारे भ्रम के साथ ही बड़े होते हैं। यहाँ और एक मैं सीडो साइंस का एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखिए साथियों, आजकल लाइफ में स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, इसीलिए लोग जो है कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस ढूंढ रहे होते हैं या फिर कोई ऐसे चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़े, वो लाइफ में सक्सेस करे, और इसीलिए वो ऐसे बातों में फंस जाते हैं। आपने अक्सर ऐसे वर्ड सुने होंगे जैसे निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, ऐसे कई सारी बातें। पर ये सभी हमें भ्रमित करने वाली बातें हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि कई बार होता है ऐसे कि हमारे बॉस के साथ में अनबन हो जाती है, या फिर वाइफ या फिर हस्बैंड के साथ अनबन हो जाती है। वो कुछ ऐसे वर्ड्स हमें बोल देते हैं जिससे हमारा मन दुखी हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में आप कहीं भी चले जाए, लाइक आप पार्टी एनिमल है और किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ सब लोग खुश है, डांस कर रहे हैं, पर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो आपको खुशी नहीं दे सकता। आप कोई धार्मिक इंसान है, कोई ऐसे जगह चले जाए जहाँ सब पूजा पाठ चल रही है, मेडिटेशन चल रहा है, पर ऐसी भी चीज़ें आपको खुश नहीं कर सकती है क्योंकि आपका मन दुखी है। अब ऐसे सिचुएशन में ऐसी कोई भी बात या फिर ऐसी कोई भी एनर्जी मैटर नहीं करती है। लाइक आपने माथे पे टीका लगाया या नहीं लगाया, आपने सुबह उठ के पूजा की थी या फिर आपके घर का दरवाज़ा किस साइड बना हुआ है, ऐसी कोई भी बात मैटर नहीं करती है। हाँ, अगर जिसके साथ आपकी अनबन हुई है उन्होंने अगर आपको कॉल करके सॉरी एडमिट कर दिया और उन्होंने कहा कि यार सॉरी, गलती में मैंने ऐसे बोल दिया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो देखिए कि आप इंस्टेंटली एक अलग फील करने लग जाएंगे। तो साथियों, ये बस एग्जाम्पल भर था कि हमें इन सब भ्रम से बाहर निकलना होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ लॉ, कुदरत का कानून, प्रकृति का नियम। साथियों, आपने कई लोग देखे होंगे जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं, एग्नोस्टिक, वास्तविक कहते हैं, और कुछ नास्तिक लोग भी हैं जो प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं। प्रकृति ही हमारे कर्मों की हमें सजा देता है, और कई सारी ऐसी बातें आपने सुनी होगी। कई लोग जो है पहाड़ों की, पत्थरों की पूजा भी करने लग जाते हैं। और यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये भी सबसे बड़ा भ्रम है। आप इस बात को समझिए कि प्रकृति का एक ही नियम है, और वो है कि नेचर ऑलवेज लाइक टू डिस्ट्रॉय। अगर हम इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो प्रकृति हमें नष्ट करना चाहती है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्रकृति हमें नष्ट करना चाहती है। इसीलिए अगर हमें जीना है तो नेचर की पूजा नहीं, बल्कि उससे कंटिन्यूअसली लड़ना होगा, स्ट्रगल करना होगा। उदाहरण के तौर पर, जहाँ हमारा घर है, अब नेचर चाहता है वहाँ पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो। आप किसी दिन ट्राई कीजिए कि अपने घर का कोई एक जो रूम है, उस रूम को अच्छे से क्लीन कर दीजिए, चाहे तो उसे पेंट कर दीजिए और उसको बंद करके छोड़ दीजिए प्रकृति के भरोसे, नेचर के भरोसे, और 5-6 महीने बाद वो रूम को खोल के देखिए,
वहाँ आपको हर जगह जालियाँ नजर आएगी, अलग अलग टाइप के कीड़े मकोड़े नजर आएंगे, छिपकली, कॉकरोच जैसी चीज़ें हम आपको दिखेगी। तो ये प्रकृति चाहती है। अगर आपको वहाँ रहना है तो आपको हर वक्त लड़ना होगा, वहाँ सफाई करते रहनी होगी। अब और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अभी उसने इंसानी तौर तरीके सीखा नहीं है, वो एकदम नेचर के अधीन है। तो आपको भी उसको प्रकृति के भरोसे छोड़कर नहीं चलेगा, आपको हर वक्त उस पर ध्यान देना होगा। अदरवाइज वो कुछ भी उठा के खा सकता है, खुद को चोट लगा सकता है। अगर उसे जिंदा रखना है तो हमें उसे नेचर से लड़ना सिखाना होगा। अब हमारा थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटल स्लेवरी, मानसिक गुलामी। साथियों, आपको यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना होगा कि ये जो मानसिक गुलामी है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक गुलामी है। अगर कोई किसी देश पर आक्रमण करता है और उनके सारे रिसोर्सेस छीन लिए जाए और उन्हें गुलाम बना लिया जाए, तो एक संभावना है कि वो गुलामी के प्रति क्रांति करके खुद को आज़ाद कर ले और खुद को स्टेबल भी कर ले। पर अगर किसी देश के संसाधनों के साथ में उन्हें मानसिक गुलाम बना दिया जाए और फिर चाहे तो उन्हें आज़ाद भी कर दिया जाए, पर वो कभी आज़ाद नहीं हो सकते, वो गुलाम ही रहेंगे। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि जब इंडिया में ब्रिटिश और पोर्चुगीज का शासन चल रहा था, उसी समय चाइना में एट अ टाइम 7 देश राज कर रहे थे और वहाँ के यूथ को अफीम के नशे में डुबा दिया था। पर जब 1 सितंबर 1949 को जब चाइना आज़ाद हुआ, तब उनकी हालत इकोनॉमिकली और सोशली बहुत बुरी थी। साथियों, मैं यहाँ माओ ज़ेडुंग के क्रांति का समर्थन तो नहीं करता हूँ, पर माओ ने लोगों को सामंतवाद से छुटकारा दिया, ईश्वर नाम का भूत और अंधश्रद्धा हटा के नास्तिकवाद दिया। और इधर इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, हमें इतना अच्छा संविधान मिला, पर हम लोगों ने ना तो अंधश्रद्धा छोड़ी, ना जातिवाद छोड़ा। और आज आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना, इन दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। साथियों, हम आज भी एक मेंटल स्लेव्स बनकर जी रहे हैं, हम मानसिक गुलामी कर रहे हैं। आइए इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जिनकी सोसाइटी में बड़ी रिस्पेक्ट होती है, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर अक्सर वो एकदम इलॉजिकल बातें करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई एक डॉक्टर है, MBBS MD डॉक्टर है, अब उसने पूरी एनाटॉमी रट रखी है, पर फिर भी जब वो प्रोफेशन से बाहर आएगा तब वो कुंडलिनी जागरण की बात करेगा, आत्मा होती है ऐसे बात करेगा। अब आप ही बताइए साथियों, वो एक डॉक्टर है, उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, वो फाइनेंशियली भी अच्छा है, तो अब उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक इडियट जैसे बात करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो MPSC UPSC की एग्जाम में टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, या फिर ये जो IAS IPS जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, अब इन्हें सब पता होता है कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता है, इन्हें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता है, आइस एज कब आई थी पता है, स्टोन एज का पता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन पता है, इन्हें सारी बातें पता होती है। पर फिर भी जब ये प्रोफेशन से बाहर आते हैं तब ये त्रेता युग, द्वापर युग की बात करते हैं, कल युग की बात करते हैं, स्टोन एज पीरियड में ग्रंथ लिखने की बात करते हैं, आइस एज में महायुद्ध की बात करते हैं। अब आप ही बताइए साथियों, इन लोगों की ऐसी क्या मजबूरियां हैं, ये ऐसे इलॉजिकल बातें करते हैं। हम इसे ही मानसिक गुलामी कहते हैं। हम लोगों ने अपने डर और लालच के नाम पर जितने ईश्वर और भगवान बनाए हैं, आज हम उन्हीं के नाम पर मानसिक गुलाम बन चुके हैं। हम ना सिर्फ ये इलॉजिकल बातें करते हैं, बल्कि हम ये हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। कहीं जातिवाद के नाम पर, तो कहीं स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार के नाम पर, तो कहीं रेसिज्म के नाम पर। तो मैं यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहूँगा, और ये एग्जाम्पल थोड़ा सेंसिटिव है। शायद कोई महिला अगर इसे सुन रही होगी तो उन्हें बुरा लग सकता है, इसीलिए मैं उन्हें पहले ही सॉरी कहना चाहता हूँ, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी में जो मेल होता है उसे सिर्फ एक रिंग पहनाई जाती है, और वो भी कोई मैंडेटरी नहीं होती है। एक बार शादी लग जाए उसके बाद में वो उतार कर भी रख सकता है। शादी के बाद उसे पहनना है या नहीं पहनना है ये उसकी चॉइस होती है। पर जो फीमेल होती है, महिला होती है, उन्हें मांग में सिंदूर भरना होता है,
माथे पर टिकली लगानी होती है, मंगलसूत्र पहनना होता है, हाथों के उंगलियों में रिंग पहननी होती है, इवन उन्हें पैरों के उंगली में भी रिंग पहननी होती है। और इतनी सारी चीज़ें सिर्फ शादी लग रही है सिर्फ वहाँ तक ही पहनना है ऐसा भी नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्हें ताउम्र पहननी है और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं होती। साथियों, ये लिटरली जताया जा रहा है कि जैसे कि कोई प्रॉपर्टी की बुकिंग हो चुकी है। अगर कोई महिला दिखे, अगर उसके गले में मंगलसूत्र या फिर मांग भरी हो, तो हम आसानी से कह देते हैं कि ये एक शादीशुदा महिला है। जैसे कि कोई वो एक प्रॉपर्टी है या फिर कोई गाड़ी है जिसकी बुकिंग हो चुकी है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो स्ट्रीट डॉग पकड़ने के लिए एक टीम आती है, वो उन कुत्तों को छोड़ देती है जिनके गले में पट्टे होते हैं। ये एक साफ सी बात है साथियों कि एक पुरुष जितना इंसान है, एक स्त्री भी उतनी ही इंसान है। पर सरप्राइज की बात यह है कि इतने बड़े डिस्क्रिमिनेशन को खुद देश की पढ़ी लिखी महिलाएं, लाइक जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन, आईएएस, आईपीएस, बिजनेस वूमन, ऐसे बड़े बड़े प्रोफेशन में जो महिलाएं हैं और वो खुद को फेमिनिस्ट भी कहते हैं, वो भी इस डिस्क्रिमिनेशन को डिफेंड करते हैं। हमारे देश की संस्कृति है, ये मेरी चॉइस है, ऐसे नाम पर वो डिफेंड करते हैं और ये रजिस्ट्रेशन के बिल्ले गले में मंगलसूत्र के नाम पर लटका कर घूमते हैं। वो अपने आप को बुरखे में देखना चाहते हैं। साथियों, ये एक मानसिक गुलामी है और ये सभी महिलाएं अपने बेटी को भी इसी तरह मानसिक गुलाम बनाना चाहती है, एक वस्तु की तरह। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है हम लोगों की कि हम आज भी एक मानसिक गुलाम बनकर जीना चाहते हैं। एक तो हो सकता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक थ्योरी बेस्ड हो, जिसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, या फिर हमारी जो देश की संस्कृति है इसी में ही गुलामी हो। अब ये आप डिसाइड करें और इन सब भ्रम से बाहर निकले। पहले इसी मानसिक गुलामी ने हमारे देश की 85% आबादी और 95% महिलाएं, इनको गुलाम बनाकर रखा। ना पढ़ने लिखने का अधिकार, ना सोचने समझने की क्षमता, सिर्फ जातिवाद और छुआछूत। इस वजह से लोग अपना अस्तित्व भूल गए थे। काफी महान लोगों ने इसके खिलाफ लड़ा, पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। हर फील्ड में इन 85% लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन रखने का मौका दिया। आज काफी लोगों की स्थिति इकोनॉमिकली और सोशली सुधरी है। महिलाएं भी हर फील्ड में है। आज बाबा साहब तो नहीं है, पर हमारे जीवन का मकसद है, और वो मकसद ये है कि जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें बराबरी में ले आए। क्योंकि ये बात ध्यान में रखिए साथियों कि आज भी हम इसी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। बस हमारी थोड़ी फाइनेंशियली और सोशियली कंडीशन ठीक हुई है। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हटना इतना पॉसिबल नहीं है, पर अगर कोई बहुत बड़ी घटना होती है या फिर ऐसा कुछ होता है कि ये संविधान हट जाए, तो समझ जाइए कि ये जो पूरे 85% लोग हैं और ये पूरी महिलाएं हैं, वो वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। अब हमें ये जानना होगा कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप ये है कि यहाँ कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आत्मा, परमात्मा, कोई ऐसी शक्ति, पावर, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ये समझना होगा। इस धार्मिक पागलपन, पाखंड, अंधश्रद्धा से बाहर निकलकर हमें इस मानसिक गुलामी को छोड़ के रैशनल बनना होगा। हमारे बच्चों को भी रैशनल बनाना होगा। उन्हें पढ़ रहे हैं उन हर सवालों का साइंटिफिक जवाब देना होगा। काल्पनिक चरित्रों से बाहर निकलकर बुद्ध, बाबा साहब, युवल नोआ हरारी, रिचर्ड डॉकिंस बताना होगा, जिससे हम लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट आए और हमें सोचने की और सवाल करने की क्षमता आए। हम इस मानसिक गुलामी से बाहर निकले। दूसरी स्टेप यह हो सकती है कि हमने आज तक अपने लाइफ में जितना भी प्रोग्रेस किया है, आज हम जहाँ भी है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो लोग हमसे पीछे छूट गए हैं उन्हें अपने साथ ले आए। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अब ये समझते हैं। हम अपने लेवल पे ये चीज़ कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी किसी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ हो, लाइक आपका मैथ्स अच्छा हो, या फिर आपकी साइंस या फिर आपकी हिस्ट्री किसी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ हो, या फिर आप अच्छा इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो आप अपने आसपास के बस्ती में या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो आज के एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप उन लोगों में जाइए। जब भी आपको समय मिले, वीकेंड में या फिर इवनिंग टाइम में, आप उन लोगों में जाइए, उन्हें फ्री में ट्यूशन दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी है
और अगर आप समय नहीं दे पा सकते हैं तो आप एटलीस्ट किसी एक बच्चे का एजुकेशन स्पॉन्सर कीजिए, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं या फिर किसी और फील्ड में अच्छे होते हैं, तो आप उन्हें भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर हमारे पास में हम थोड़े इकोनॉमिकली इतने अच्छे हैं कि हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम अपना समय दे सकते हैं तो हमें अपना समय देना चाहिए। साथियों, यहाँ मैं एक बाबा साहब से जीवन से जुड़ा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा सुने। तो देखिए साथियों, क्या हुआ था कि बाबा साहब ने जब 15-15 लोगों की बैच बाहर पढ़ने के लिए भेजी थी। 15 लोग यूके में गए, 15 यूएस में गए। कोई तो वापस आए नहीं, उसमें से कुछ वापस आए, वो बड़े अधिकारी बने इंडिया में आके। तो बाबा साहब ने उसमें से एक को मिलने के लिए बुलाया और उससे कहा कि कभी अपनी गाड़ी आप उस बस्ती से भी ले जाया करो और उन लोगों से मिला करो, इसलिए कि वो लोग आपको देखें और वो इंस्पायर हो कि अरे ये तो हम में से ही एक लड़का है और आज ये इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तो हम भी क्यों नहीं बन सकते हैं। तो साथियों, ये एक बात थी। और दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि उस समय पे जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता थे वो सभी अमूमन खादी पहनते थे और कोई खुद को ज़्यादा महात्मा बताने के लिए कुछ भी नहीं पहनते थे, खाली एक धोती पहनते थे। पर बाबा साहब हमेशा सूट बूट में रहते थे। उस समय का जो भी फॉर्मल ट्रेंड था, फॉर्मल फैशन था, उसको फॉलो करते थे। वो इसलिए कि जब भी वो अपने लोगों में जाते तो लोग उन्हें देखते और उनसे इंस्पायर होते। और अब तीसरी और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हमें हमारा बिहेवियर रैशनल रखना होगा, क्योंकि देखिए हमारा बिहेवियर ही हमारी आइडियोलॉजी शो करता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमें ये याद रखना होगा कि हम किसी कर्मकांड का हिस्सा ना बने। लाइक आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो धार्मिकता के नाम पर सारा दिन ऐसे ही भूखा रहते हैं, फिर स्यूडो साइंस के लॉजिक बताकर उसे जस्टिफाई भी करते हैं। पर देखिए, अगर आपको फिट ही रहना है तो आप कोई एक अच्छी डाइट फॉलो कर सकते हैं जिससे आप फिट रहेंगे। आपको ये पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ लोग होते हैं जो किसी डर से कोई एक रीति रिवाज फॉलो करते जाते हैं। तो हमें साथियों, हमें रैशनल बनना होगा। जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे इसलिए हम कर रहे हैं, हमें ये चैन तोड़नी होगी और हमें एक रैशनल समाज निर्माण करना होगा। यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी साथियों कि हमें हमारा बिहेवियर रैशनल रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हम हमारे बच्चों को पूरा फ्रीडम देंगे, वो अपनी लाइफ अपने मर्जी से जिएंगे, अपना करियर अपने मर्जी से चूज़ करेंगे। पर देखिए, ये रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। हम हमारे बच्चों को अपनी कॉपी बना रहे होते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो हमसे सीखते हैं, इसीलिए हमारा रैशनल होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमें देखकर हमारे बच्चे रैशनल बने, वो सवाल पूछे, उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। हमारा रैशनल बिहेवियर होना ये ना सिर्फ हमारे बच्चों पर या फैमिली पर ही इम्पैक्ट करता है, बल्कि ये पूरे सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट कर रहा होता है। साथियों, शायद आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि देखिए कि हर एक इंसान वो ग्रुप के साथ में रहते हैं और हर एक इंसान को मानने वाले कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं या फिर उनको नोटिस करते हैं। एग्जाम्पल फॉर आप अपने आप को ही देख लीजिए। आप जिन लोगों में रहते हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका फ्रेंड सर्कल, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हो गए जो आपको कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करते हैं, कुछ लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो लोग आपसे सीख रहे होते हैं। अगर आपका रैशनल बिहेवियर होगा तो वो उन पर इम्पैक्ट करेगा और वो लोगों का रैशनल बिहेवियर आगे उन लोगों पर इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए रैशनल बिहेवियर होना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। हमें ये एक जीवन मिला है, एक लाइफ मिली है और ये हमारा जीवन है। इसे हम कैसे जिए ये हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी खुशियाँ, हमारा लाइफस्टाइल कैसे हो, ये हमारे पसंद नापसंद पर डिपेंड करता है। पर साथियों, इसके अलावा हमारे जीवन का एक मकसद है,
वो ये कि हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को एक बेहतरीन समाज देना है। एक ऐसा समाज जहां पर कोई ऊंच नीच ना हो, जहां पर स्त्री पुरुष समानता हो, काले गोरे का भेद ना हो, जातिवाद ना हो, जहां भारत का हर एक इंसान डोमिनोज, पिज्जा हट जैसे जगह पर जा सके, वहां का मेन्यू पढ़ सके, वहां खा सके, ज़ारा, डेबन हेमन्स जैसे जगह पर जाकर शॉपिंग कर सके। और ये कोई सपनों का समाज नहीं है। आज दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इस रेसिज्म से बाहर निकल चुके हैं। कई देश जो है वो इसकी राह पर है। हमने अक्सर देखा है कि भारत के कई लोग जाते हैं विदेशों में, वो जाकर ऐसे समाज का अनुभव करते हैं, इसे एंजॉय करते हैं, पर जब वो वापस अपने देश में लौटते हैं, वापस भारत आते हैं, तो वो उन्हीं सभी रेसिज्म वाली बातों में फिर से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे ये पूरे सीरीज का जो कंक्लूजन था वो यही था कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां रेसिज्म ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। मैंने आपके सामने एक पूरी केस स्टडी रखी है और इस केस स्टडी को मैंने एपिसोड बाय एपिसोड इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो आप इसे वापस से सुन सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट सीरीज होने वाली है रेसिज्म के ऊपर। भारत में कितने टाइप के रेसिज्म है, ये कहाँ से आए हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके रीजंस क्या है, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज रेसिज्म में। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। और ये सीरीज स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ एपिसोड कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी करने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपका प्यार हमें देते रहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे सभी अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कमेंट करना मत भूलिए और अपना ख्याल रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।